हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम इस सर्वे ऑफ हिमाचल हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है बेट प्रथा और दुम प्रथा। पिछली वीडियो में हमने रीत प्रथा के बारे में पढ़ा था, तो आज हम बेट और दुम प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। बेट प्रथा क्या होती है? इसमें देखो क्या होता है कि जो उच्च जातियां होती है ना, उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों से बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती सेवा प्राप्त करने की जो प्रथा है उसको बेट कहा जाता है। शिमला हिल स्टेटस में बेट एक प्रकार से जजमानी प्रथा की तरह समाज में व्याप्त थी। उच्च जातियों जिनमें ब्राह्मण, ठाकुर, कनैत आदि के जो लोग हैं वो निम्न जातियों के लोगों से सेवकों की तरह काम करवाते थे, जिनमें सभी तरह के निम्न श्रेणी के कार्य सम्मिलित थे। सबसे अधिक बेट प्रदान करने वाली जाति कोली थी। कोली जाति के लोग भूमि मालिकों की भूमि, जिसको बादशाह कहा जाता था, पर जो है बिना मजदूरी की सेवाएं देते थे। बेटों की अदल बदल करने की प्रथा का भी प्रचलन था। अगर भूमि दहेज के रूप में लड़की को दी जाती थी तो भूमि के साथ साथ ही बेट की जो भूमि प्राप्त करने वाले को मिल जाते थे। बेटों को जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता था। निम्न जाति के लोग गांव के भाईचारे के लिए भी काम करते थे। 1889 ईस्वी के शिमला जिला गजट के अनुसार कोली बेट जिले की कुल बेट का 20% था। कोल घाटी में जमींदारों के अधीन 96% भूमि थी। ये जमींदार अपनी भूमि पर निम्न जातियों से बेट करवाते थे। रामपुर बुशहर में भी बेट मजदूरी का चलन था। ब्रिटिश काल में आरक्षित वनों में भी बेट प्रथा विद्यमान थी। बेट की सेवा के बदले भोजन, 2 जोड़ी वस्त्र तथा फसल का 10वां हिस्सा दिया जाता था। 1940 के आसपास भोजन की जगह प्रतिदिन 3 आना नकद दिया जाने लगा था। फसल के भाव की जगह भी 12 से 18 रुपये सालाना दिया जाने लगा। ब्रिटिश छावनी क्षेत्रों में बेटों को उनकी सेवा के बदले प्राय नकद भुगतान किया जाता था तथा बेटों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कुली, हस्त रिक्शा चालक जैसे काम आते थे। 1939 में अंग्रेजी अधिकारियों ने स्थानीय शासकों को आदेश दिया कि वे बेट है ना, बेटों को उस भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करें जिस पर वे कार्य कर रहे थे तथा फिर भूमि का मुआवजा लेकर उन्हें भूमि प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। 24 अगस्त सन 1943 को शिमला हिल स्टेट ने एक कानून के द्वारा बेट प्रथा, बेगार की प्रथा को समाप्त कर दिया। राज्य के बेटों को पालकी उठाने को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दास प्रथा से मुक्त कर दिया गया। जमींदारों ने उन बेटों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान कर दिया जो 3 पीढ़ियों से उस जमीन पर खेती कर रहे थे। शेष बेटों को यह अधिकार दिया गया कि भी मुआवजा देकर जमीन का मालिकाना हक जो है प्राप्त कर सकते थे। हालांकि बेट प्रथा अभी तक जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। अब इसने जो है नकद मजदूरी का रूप धारण कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुम प्रथा की। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सुकेत तथा बुशहर रियासतों के शासकों के खिलाफ जो आंदोलन चलाए गए उनको दुम कहते थे। किस किस के विरुद्ध? सुकेत और बुशहर रियासतों के शासकों के खिलाफ। तो दुम का अर्थ था असहयोग करना। किसी भी राजा के विरुद्ध दुम आंदोलन तब चलाया जाता था जब वह राजा अपनी जो प्रजा है, प्रजा की इच्छा के अनुसार जो है शासन नहीं करता था। उस राजा तथा उसकी नीतियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित करने के लिए लोग अपने परिवार के लोगों तथा अपने पशुओं को लेकर वनों में चले जाते थे। इससे राज्य का कृषि कार्य ठप हो जाता था तथा सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व भी नहीं मिलता था। इस तरह से राजा को अपना शासन संचालित करने में अनेक कठिनाइयों से जो है जूझना पड़ता था। अंत में मजबूरन शासकों को आंदोलनकारियों की मांग स्वीकार करनी पड़ती थी। इस प्रकार वे लोग गांव में वापस आ जाते तथा अपने कार्यों में फिर से संलग्न हो जाते थे। इस तरह के दुम आंदोलन 1859 ईस्वी में बुशहर रियासत के राजा शमशेर सिंह के खिलाफ तथा 1862 ईस्वी में सुकेत रियासत के राजा उग्रसेन के खिलाफ चलाए गए थे। 1859 में बुशहर रियासत में जो दुम आंदोलन चलाया गया उसका मुख्य केंद्र रोहड़ू क्षेत्र
था। हालांकि इस आंदोलन के लिए रियासती कर्मचारियों के अत्याचार, बेगार प्रथा आदि अनेक कारण उत्तरदायी थे, लेकिन इसका प्रमुख कारण था 1854 ईस्वी में रियासत में लागू किया भूमि बंदोबस्त। इस भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों को विवश किया गया कि वे अपना भू राजस्व नकदी रूप में प्रदान करें। इससे पहले भू राजस्व को घी, तेल, अन्न, ऊन, भेड़, बकरी के रूप में दिया जाता था। मुद्रा की कमी के कारण भू राजस्व नकदी के रूप में देना किसानों के लिए मुश्किल हो गया था। इसी दौरान रियासत के राजा शमशेर सिंह ने वंशानुगत वजीरों की प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी। किन्नौर के पुजारी वजीर इस पद पर पीढ़ियों से कार्य कर रहे थे। वे इस निर्णय को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, अतः उन्होंने दोम आंदोलन को हवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर राजा शमशेर सिंह भयभीत हो गया तथा उसने अंग्रेजों से सहायता करने की प्रार्थना की। उसने इस विषय को लेकर रियासतों के सुप्रिंटेंडेंट जॉर्ज कर्न के तथा शिमला के डिप्टी कमिश्नर विलियम हे से भी मुलाकात की। उस वक्त दोम आंदोलनकारी 3 मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। ये मांगे थी: लागू किए गए नए भूमि प्रबंध को खत्म करना, भू राजस्व को नकदी के रूप में वसूल नहीं करना तथा खानदानी वजीरों को सत्ता फिर से सौंपना। इन तीनों मांगों को मान लेने से ही राजा शमशेर सिंह को अपनी भलाई नजर आई। इस प्रकार यह निसंदेह पहाड़ी शासकों के खिलाफ जन आंदोलन की पहली महान कामयाबी थी। 1862 ईस्वी में सुकेत रियासत पर राजा उग्रसेन ने शासन करता था। उसका वजीर नरोत्तम बहुत अत्याचारी एवं दुष्ट था। उसके अत्याचारों से प्रजा त्रस्त थी। उसने ब्राह्मणों, जिसका समाज में बहुत सम्मान होता था, पर भी दंड लगाए। स्थानीय लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लोगों ने अपने राजा से नरोत्तम को पद से हटाने की बात बार बार कही, परंतु राजा ने इस ओर कतई भी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी इच्छा से उसे हटाकर धूंगल को नया वजीर बनाया, परंतु वह नरोत्तम से भी ज़्यादा अत्याचारी प्रमाणित हुआ। एक दिन लोगों ने नए वजीर को बंदी बना लिया। जब राजा उसे छुड़वाने के लिए गया तो उसे वास्तविकता का पता चला। फलस्वरूप राजा ने अपने वजीर धूंगल को 9 माह की कैद की सजा तथा 20,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। इस प्रकार सुकेत में यह जन आंदोलन सफल हुआ, जिसने दोम आंदोलन कहा गया। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।